हाँ जी दोस्तों, स्वागत है बच्चों आपका मेरी ही क्लास में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो हम लोग आज थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन की ये क्लास हो रही है। हमारा लक्ष्य है 90% प्लस लाने का इस सब्जेक्ट में। और हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है शैक्षिक मूल्यांकन का। हम लोग लास्ट सेकेंड क्लास में हैं। इसकी अगली क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। आज है क्लास 13। ठीक है बच्चों। जी हाँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और नोट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्रियात्मक शोध, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही होती है क्रियात्मक शोध आपकी। ठीक है, एक छोटी स्तर की समस्या को वैज्ञानिक हल करना क्रियात्मक शोध होता है। शिक्षा, समाज, उद्योग हर क्षेत्र में उपयोगी है। स्टीफन एम कोरी ने शिक्षा में प्रयोग किया इसका। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू इसके मुख्य उपकरण है। और समस्या से समाधान तक की पूरी प्रक्रिया है यह। ठीक है दोस्तों, आइए फिर बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में क्लास 13 शैक्षिक मूल्यांकन की, जो कि लास्ट सेकंड क्लास है, सेकंड लास्ट क्लास। ठीक है, सेकंड लास्ट क्लास। जी हाँ दोस्तों, तो क्रियात्मक शोध के बारे में हमने पढ़ा था कल। क्रियात्मक शोध के बारे में एक बार देख लेते हैं। समस्या हमारी हो, समाधान भी हमारा हो, यही है क्रियात्मक शोध। अब क्रियात्मक शोध की उपयोगिता हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो ये क्या होता है, क्या उपयोगिता है इसकी। पहला, यह बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा मतलब मल्टी टैलेंट को निखारने में मदद करता है। यह क्या करता है, बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा जो होती है, मल्टी टैलेंट होता है, मतलब कई तरीके का उनके पास प्रतिभाएं होती हैं, कई तरीके की स्किल्स होते हैं, डेवलप टैलेंट होता है, तो उसको निखारने के लिए ये मदद करता है आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नए नए हालातों में बच्चों को समायोजन मतलब एडजस्टमेंट कराने में जो समस्या आती है उस उन उनके समाधान खोजने में उपयोगी है। तो अगर जैसे नए नए समस्या आती है बच्चों की लाइफ में, तो उसमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, उसके समाधान को खोजने में उपयोगी होता है ये। नए नए हालातों में बच्चों के समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करने में जो समस्याएं आती हैं, उनके समाधान, उनके उपाय को खोजने में उपयोगी है क्या, क्रियात्मक शोध। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है, यह शिक्षक को कक्षा की वास्तविक समस्याओं को समझने में, शिक्षक को भी यही काम करेगा, शिक्षक को भी वास्तविक समस्या बताएगा कि क्या कक्षा में कौन कैसी वास्तविक समस्याएं हैं और उनको हल निकालने की सहायता कर सकता है। तो यही चीज काम करता है, चाहे बच्चों पे चाहे शिक्षक पे, उसकी वास्तविक समस्या को समझने और उसको हल करने में काम आता है। तो समस्या हमारी हो और समाधान भी हमारा ही हो, यही होता है क्रियात्मक शोध। अगर एक लाइन में लिखना हो तो यही लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रियात्मक शोध क्या होता है। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्रियात्मक शोध के क्षेत्र क्या होते हैं, एरियाज क्या होते हैं क्रियात्मक शोध के। ऐसा है कोई स्थान नहीं जहाँ क्रियात्मक शोध ना किया जा सकते, मतलब हर जगह आप क्रियात्मक शोध को यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, पाठशाला, स्कूल, योगशाला मतलब योगा हॉल। ठीक है, उद्योगशाला इंडस्ट्री वर्कशॉप में, उद्योग जहाँ होता है, खेत, फार्मलैंड, मजदूर का कार्य क्षेत्र, लेबर वर्क एरिया, अखाड़ा यानी रेसलिंग ग्राउंड। यानी कि आपका जो एरिया है मतलब क्षेत्र है क्रियात्मक शोध का, वो हर जगह है, आप कहीं भी उसको लागू कर सकते हैं। आप पाठशाला में लागू कर सकते हैं, आप योगशाला में, उपयोगशाला में, खेत में, मजदूर का कार्य क्षेत्र में और अखाड़े में, हर जगह पर समस्या और उसका स्थानीय समाधान खोजने के लिए क्रियात्मक शोध किया जा सकता है। समझे बच्चों, क्या होता है, मतलब हर जगह की समस्या हो और उसका स्थानीय खोज, जो वहाँ की स्थान के अनुसार जो समाधान हो, उसको खोजने के लिए ही क्रियात्मक शोध किया जा सकता है। समझ में आया ना क्रियात्मक शोध के क्षेत्र क्या होते हैं। चलो फिर बच्चों आगे चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं अब क्रियात्मक शोध की विशेषताएं क्या होती हैं। अब विशेषताएं क्या होती हैं हमने देख लिया ना, कार्य क्षेत्र कहाँ होते हैं, कार्य क्षेत्र तो उसके हर जगह होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होता है, मतलब फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्या विशेषताएं होती है।
तो यह वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड के साथ साथ अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। साइंटिफिक मेथड तो ये बताता ही है, उसके साथ साथ वो अनुभव अनुभव और तर्क शक्ति पर भी आधारित होता है। समझे बच्चों? तत्कालिक तुरंत वाली मतलब समस्याओं का काम करता है, जो जो इमरजेंसी की समस्याएं होती हैं उन पे काम करता है ये, तुरंत आपको समाधान देता है। तत्कालिक समस्याओं का समाधान और सुधार करता है। तत्कालिक जो समस्या होती है उनका समाधान करता है और उसको सुधार करता है। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसका अध्ययन क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि के साथ साथ अनुभव और तर्क शक्ति पर भी आधारित होता है। तत्कालिक समस्याओं पर काम करता है। तत्कालिक समस्याओं का समाधान और सुधार भी करता है। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को कि क्रियात्मक शोध की विशेषताएं क्या होती है? समझ में आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों हमारे चैनल को DLED_ पाठशाला। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए DLED_ पाठशाला करके। ये रहा आपका लिंक, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं कि पढ़ते हैं हम लोग कि न्याय दर्श क्या होता है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था लेकिन आज भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो न्याय दर्श जो है वो सैंपल होता है। सैंपल क्या होता है? न्याय दर्श मतलब किसी बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन का एक छोटा प्रतिनिधि समूह जो पूरी जनसंख्या का सही चित्र देता हो। समझे? मतलब कोई बड़ी संख्या है, बड़ी जनसंख्या है, कोई बड़ा पॉपुलेशन है। अब जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, अब उस पर आपको टेस्ट करना है, कोई चीज कोई दवा टेस्ट करनी है, कोई भी आपको इवेल्युएशन करना है। आप ऐसा तो है नहीं कि सारे इंडिया के सभी लोगों को आप उस पर टेस्ट करोगे, नहीं ना। आप कुछ लोग को चुनिंदा लोगों को उठाओगे वहां से, आप उस पर जो रिसर्च करना होगा रिसर्च करोगे। आप वो सैंपल एरिया हो गया, आपका वो सैंपल एरिया हो गया, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से आप कह दोगे कि हाँ ये चीज सक्सेसफुल है, ये चीज फेलियर है। ठीक है, तो न्याय दर जो होता है सैंपल मतलब किसी बड़ी जनसंख्या, अब कोई बड़ी जनसंख्या या बड़ा चीज है कोई बहुत ज्यादा, उसका एक छोटा प्रतिनिधि समूह, उसका एक समूह, एक छोटा सा समूह है जो प्रतिनिधि करे मतलब कि वो बाकी लोगों को बताए कि मतलब हाँ मैं बाकियों जैसा ही हूँ, जो पूरी जनसंख्या का सही चित्र देता हो। और पूरी जनसंख्या का सही चित्र देता हो वही होता है न्याय दर सैंपल। चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? उम्र हो गया, कक्षा हो गया, लिंग हो गया, बुद्धि हो गया और सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गया। ठीक, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? उम्र, एज, कक्षा मतलब क्लास, लिंग जेंडर, बुद्धि मतलब IQ, सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। समझ में आया ना बच्चों कि न्याय दर्श क्या होता है? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रियात्मक शोध की कार्यविधि क्या होती है। क्रियात्मक शोध की कार्यविधि मतलब पर्पस, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। किस तरीके से कार्यविधि होती है, किस तरीके से इस पे काम होता है, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। तो समस्या की पहचान करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोग। जो समस्या आ रही है उसको पहले हम पहचान करेंगे, उसका कार्य क्षेत्र, उसका मूल्यांकन, उसका समय, स्वयं की योग्यता के आधार पर। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। फिर हम कॉज देखेंगे, कॉज ऑफ एनालिसिस, कि मतलब वो जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है, समस्या के पीछे के कारण ढूंढना, और उसके साक्ष्य मतलब एविडेंस इकट्ठा करना, और उसका साक्ष्य जो है एविडेंस है उसको इकट्ठा करना। दूसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? परिकल्पना बनाना मतलब हाइपोथेसिस करना, संभावित समाधान सूझना, संभावित जो है वो समाधान सूझना। ठीक है, अब उसके बारे में सोचना कि क्या समाधान हो सकता है, तो यही परिकल्पना करना बनाना होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है न्याय दर्श और योजना मतलब सैंपल एंड प्लानिंग। कितने लोगों को शामिल करना है, किस स्तर में लेना है, ये तय करना। समझे बच्चों? तो यही था आपका क्रियात्मक शोध की कार्यविधि। आगे है आपका डाटा विश्लेषण, डाटा एनालिसिस। ठीक, प्रतिशत, परसेंटेज, ग्राफ आदि का उपयोग कर पहले और बाद की स्थिति का तुलना करना।
समझे। डाटा विश्लेषण करना मतलब डाटा एनालिसिस करना, मतलब उसमें क्या होता है, प्रतिशत जो होता है, परसेंटेज, ग्राफ आदि के उपयोग करके उसका उसको बना करके उपयोग करके ये डिस्कस ये जानना कि पहले और बाद की स्थिति की क्या तुलना है, दोनों के बीच में तुलना करना कि फायदा हो रहा है कि नहीं। निष्कर्ष, शोध शोध के बाद प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकालना और उसमें सुधार करना। अब जो शोध हुआ है, ठीक है, जो रिसर्च हुई है, उसके बाद पर्याप्त परिणाम जो हुए, रिजल्ट जो आपके पास आया है, उससे निष्कर्ष निकालना मतलब कंक्लूजन निकालना कि उसमें सुधार करना और उसमें सुधार करना। समझे, तो ये होता है आपका निष्कर्ष। फिर आता लास्ट, भावी कार्य योजना मतलब फ्यूचर प्लान करना। समस्या को पूरी तरह समाधान होने तक शोध को जारी रखना। अब समस्या जो है उसका जब तक पूरा समाधान ना मिल जाए तब तक आप रिसर्च करते रहिए, सोच करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप रोक दीजिए, नहीं, आप उसको रिसर्च करते रहिए, शोध करते रहिए, जारी रखना। यही होता है आपका फ्यूचर प्लान मतलब भावी कार्य योजना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। हमने पढ़ाया आपको अभी क्रियात्मक शोध की कार्यविधि, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने सेवन 7 पॉइंट पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं हमने, समस्या की पहचान करना, पहले समस्या जो है उसकी पहचान करना, उसकी कार्य क्षेत्र, उसका मूल्यांकन, उसका समय, स्वयं की योग्यता के आधार पर उसका पहचान करना, ठीक है। दूसरा क्या है, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, उसके कॉस्ट एनालिसिस करना, फिर समस्या के पीछे के कारण ढूंढना और उनके साक्ष्य मतलब एविडेंस को इकट्ठा करना, है ना बच्चों। तीसरा क्या आता है, परिकल्पना बनाना मतलब हाइपोथेसिस करना, संभावित समाधान ढूंढना। अब जो चीज उसका समाधान है, समस्या है, उसका समाधान ढूंढना और सोचना उसके बारे में। फिर आता है न्याय दर्श और योजना, सैंपल करना, न्याय दर्श हमने अभी पढ़ा ना, सैंपल और प्लानिंग करना, कितने लोगों में शामिल करना है इस सैंपल में, न्याय दर्श में, और किस स्तर से लेना है ये तय करना, ये सारी चीजें। आगे आता है हम लोगों का डाटा विश्लेषण की डाटा एनालिसिस करना, जो जो हमको सूचना मिली है उसका ग्राफ और प्रतिशत का उपयोग करके पहले और बाद की स्थिति का तुलना करना। निष्कर्ष करना मतलब शोध के बाद प्राप्त परिणामों के निष्कर्ष निकालना और उसमें सुधार करना। भावी कार्य योजना मतलब फ्यूचर प्लान मतलब समस्या की पूरी तरह समाधान होने तक शोध की जानकारी देना, जानकारी रखना। यही था हम लोगों का दोस्त बच्चों कि क्रियात्मक जो शोध है उसका कार्यविधि के बारे में। आइए फिर हम लोग, अब समझ में आ गया है आप लोगों को, तो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। लास्ट नहीं है, 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद से कुछ ही दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोगों का ये लास्ट ही चैप्टर चल रहा है एक तरीके से, और कल हम लोग फिनिश कर देंगे ये सब्जेक्ट, और इसकी जगह हम फिर मैथ्स स्टार्ट करेंगे या और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्रियात्मक शोध में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ठीक है। क्रियात्मक शोध जो है उसमें उपकरण कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, मतलब टूल्स ऑफ एक्शन एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है। कौन कौन से, तो अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, बच्चों के व्यवहार को ध्यान से देखना। दूसरा आता परीक्षा टेस्ट करना मतलब ज्ञान और कौशल की जांच करना। तीसरा आता साक्षात्कार इंटरव्यू मतलब बातचीत से जानकारी लेना। प्रश्नवाली क्वेश्चनेयर लिखित प्रश्नों से जानकारी लेना। और मापन मापनी मतलब रीडिंग स्किल किसी गुण को नापने का तरीका, ठीक है। तो ये आपके 5 उपकरण थे। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्रियात्मक शोध के उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम लिखिए, तो उसमें आप लिखेंगे पहले आप अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्व करें कि बच्चे का व्यवहार को ध्यान में देखना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे कौन से उसमें कमी आ रही है, क्या गलतियां हो रही है। परीक्षण करना, उसका टेस्ट लेना, ज्ञान और कौशल की जांच करना। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू मतलब बातचीत से जानकारी लेना उसके बारे में। प्रश्नवाली क्वेश्चन मतलब लिखित प्रश्नों से जानकारी लेना। मापन मापनी मतलब रीडिंग स्किल किसी गुण को नापने का तरीका जो होता है वो आपका रीडिंग स्किल होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना क्रियात्मक शोध में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। आइए चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं कि नल परिकल्पना क्या होता है। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, ठीक है। और शून्य, शून्य मतलब नल। तो क्या होता है, यह मानता है कि दो चीजों या समूह में कोई अंतर नहीं होता।
क्या मानता है कि दो चीज, अगर दो चीज है या दो समूह है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता उसमें। यही मानता आपका, यही है आपका शून्य परिकल्पना या एक नकारात्मक परिकल्पना, मतलब निगेटिव हाइपोथेसिस होता है। समझे? क्या होता है शून्य परिकल्पना? मतलब यह मानता है कि दो चीज या समूह में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। जैसे आपने कोई शोध किया, आपकी कोई परेशानी थी, आपने उस पर शोध किया, रिएक्शन रिसर्च किया जिससे वो चीज सही हो, और उसका जो रिजल्ट आया आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट जो है उसमें कोई अंतर नहीं है पहले के रिजल्ट में और अभी के रिजल्ट में। तो वो हो गया आपका शून्य परिकल्पना, मतलब नल हाइपोथेसिस। या मानता है कि दो चीज या समूह में कोई अंतर नहीं होता, या एक नकारात्मक परिकल्पना, मतलब निगेटिव हाइपोथेसिस होती है। परिकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होता है? किसी समस्या का संभावित उत्तर या समाधान कहलाता है। अब की कोई समस्या होती है, उसका अगर संभावित जो उत्तर होता है या समाधान होता है, उसी को परिकल्पना कहते हैं, मतलब हाइपोथेसिस करते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर शोध को शुरू किया जाता है। इसी के आधार पर हम अपना शोध, जो हमारा रिसर्च होता है, उसी को हम शुरू करते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हमारा जो पहले का जो रिजल्ट है और बाद का जो रिजल्ट है वो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो ये हो गया आपका शून्य परिकल्पना। ये होता है निगेटिव हाइपोथेसिस, इसी को कहते हैं, मतलब नकारात्मक परिकल्पना। समझे बच्चों? समझ में आया ना आप लोगों को अच्छे से कि शून्य परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है? आइए फिर बच्चों आगे चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे। शैक्षिक शोध के प्रकार क्या होते हैं? अब शैक्षिक शोध जो है, एजुकेशनल रिसर्च है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो कई भागों में बांटा गया है, जैसे 3 भागों में बांटा गया। मौलिक शोध मतलब बेसिक रिसर्च, अनुप्रयुक्त शोध मतलब अप्लाइड रिसर्च, और क्रियात्मक शोध मतलब एक्शन रिसर्च। कौन कौन से शोध है? मौलिक शोध मतलब बेसिक रिसर्च, अनुप्रयुक्त शोध मतलब अप्लाइड रिसर्च, और क्रियात्मक शोध मानी एक्शन रिसर्च। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बच्चों, आज की क्लास थी लास्ट सेकेंड क्लास है, हमने पढ़ा क्लास 13 क्रियात्मक शोध के बारे में कि क्रियात्मक शोध क्या है एक लाइन में, और उसकी उपयोगिता क्या है, उसका यूजफुलनेस क्या है। फिर हमने पढ़े क्रियात्मक शोध के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्रियात्मक शोध की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा न्याय दर्श मतलब सैंपल क्या होता है। आगे हमने पढ़ा क्रियात्मक शोध की कार्यविधि मतलब प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। फिर हमने पढ़ा क्रियात्मक शोध में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, कौन कौन से उपकरण का उपयोग होता है क्रियात्मक शोध करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा परिकल्पना क्या होती है, मानी हाइपोथेसिस, और शून्य परिकल्पना क्या होती है, मानी नल हाइपोथेसिस या फिर नकारात्मक हाइपोथेसिस परिकल्पना करना। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा शैक्षिक शोध के प्रकार क्या क्या होते हैं, जो कि मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध और क्रियात्मक शोध। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आप लोगों को आज का लेक्चर? आइए हम लोग एक बार नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स में, कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्रियात्मक शोध स्कूल या किसी संस्था का समाधान को शिक्षक या संबंधित व्यक्ति द्वारा सुलझाने की प्रक्रिया। स्कूल या किसी संस्था का समस्या को शिक्षक या संबंधित व्यक्ति द्वारा सुलझाने की प्रक्रिया को ही क्रियात्मक शोध कहते हैं बच्चों। समझे? न्याय दर्श क्या होता है? सैंपल यानी पूरी जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधि समूह, छोटा समूह जो प्रतिनिधि है पूरी संख्या का, उसी को न्याय दर्श कहते हैं बच्चों। परिकल्पना क्या होता है? समस्या का संभावित उत्तर, जो समस्या है उसका संभावित उत्तर जो होता है उसी को परिकल्पना कहते हैं बच्चों। फिर आता है शून्य परिकल्पना। मान लिया जाता है कि दो समूह में कोई फर्क नहीं है। अगर मान लेते हैं, एक सेकेंड, चलिए फिर बच्चों हमने पढ़ा शून्य परिकल्पना मतलब मान लिया जाता है कि दो समूह में कोई फर्क नहीं है। फिर हमने पढ़ा विश्लेषण मतलब आंकड़ों की तुलना और समझ। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी आज के लेक्चर में। आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो हमारा है DLED_पाठशाला, उसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एक दूसरे को। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ज्ञान बढ़ेगा। और हम साथ ही साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैच चला रहे हैं बिल्कुल फ्री में, तो जरूर सब्सक्राइब करें।
चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर आप सभी को, धन्यवाद।